हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी का हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, वर्णमाला। देखिए, विश्वास मानिए, अगर वर्णमाला में किसी भी एग्ज़ाम में वर्णमाला से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा और साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए, आज हम वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। देखिए, भाषा से लेकर सबसे जो छोटी इकाई है भाषा की, वो क्या है? वर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि भाषा बनती कैसे। वर्ण से स्टार्ट होकर भाषा बनती है। जैसे कोई भाषा है, उसको बोलने के लिए वाक्य चाहिए, और वाक्य कैसे बनते हैं? उपवाक्य से। और उपवाक्य पदबंध से बनते हैं, और पदबंध पद या शब्द बोल सकते हैं इसको। और शब्द कैसे बनते हैं? अक्षर से। यहाँ पे देखिए, अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबल। और अक्षर कैसे बनते हैं? ध्वनि या वर्ण से। ध्वनि बोल सकते हैं या वर्ण। समझिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य की उपवाक्य। उपवाक्य की पदबंध। और पदबंध से छोटा पद। पदबंध कैसे बनता है? पदों से। और पद कैसे बनते हैं? अक्षर से। और अक्षर कैसे बनते हैं? ध्वनि या वर्ण से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने राम शब्द लिया। ये पूरा का पूरा क्या है? एक शब्द है। इसमें अक्षर कितने हैं? देखिए, ये है एक शब्द। अब इसमें अक्षर देखने हैं, जैसे रा और मैं। यहाँ पे ये दो अक्षर हुए। अक्षर कैसे बनते हैं? वर्णों से। जैसे रे और आ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? रा। मैं कैसे बना होगा? मैं व्यंजन के साथ में ए लगा हुआ है, ए स्वर लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ? वर्ण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो राम शब्द में टोटल कितने वर्ण हैं? 4। और अक्षर कितने हैं? 2। इसी प्रकार देखिए, वर्ण क्या होते हैं आप समझ ही गए होंगे यहाँ से, इस डिफिनेशन से, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। इसी प्रकार वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर टोटल 45 वर्ण हैं, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर जो 45 वर्ण हैं, उनमें 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। इसी प्रकार जो लेखन के आधार पर है, लेखन के आधार पे 52 होते हैं टोटल वर्ण। 13 स्वर, जिनको इंग्लिश में वोवेल्स भी बोलते हैं, और 35 व्यंजन।
या कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे 4 संयुक्त व्यंजन। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक बार इसको और अच्छे से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे वर्णों की संख्या 2 आधार पे हमने बताया आपको। ऐसे ही आप नोट्स बनाते चलिए। एक बताया हमने उच्चारण के आधार पर, और एक हमने बताया आपको लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने आपको कितने बताए? 45। उच्चारण मतलब बोलना। उच्चारण के आधार पर 45 है और लेखन के आधार पर 52 है। और इन 45 में हमने बताया आपको 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। इसी प्रकार लेखन के आधार में हमने आपको बताया था 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देखिए। संयुक्त व्यंजन तो टोटल कितने हो गए? 13, 35, 4, 52। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वर। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। देखिए टोटल कितने स्वर होते हैं? 11। चलिए स्वर की डिफिनेशन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिनको आप बोलोगे तो बहुत कम समय लगेगा, उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको स्वर बोलते हैं। और ये टोटल कितने हैं? 11। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए आ ई, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, री, ए, ओ, ओ, औ। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए? देखिए ए आ ई बड़ी, ओ छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए ओ औ। तो टोटल कितने हो गए? 11। तो स्वर वर्णों के टोटल हम भेद पढ़ते हैं। यहाँ से हमने क्या समझा कि स्वर टोटल 11 होते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। ये किसी से भी मिलकर नहीं बने होते, इनका अपना खुद का अस्तित्व होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्वर वर्णों के टोटल भेद। तो स्वर वर्णों के टोटल कितने भेद हैं? टोटल 4 भेद होते हैं और प्रमुख जो मुख्य होते हैं वो 2। देखिए स्वर वर्णों के मूल रूप से 2 और कुल 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं, सबसे पहला देखिए मात्रा उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर
मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर उन स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। कुल 4 होते हैं और इनके उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। यहाँ पे लिख रहे हैं उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। देखिए, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगेगा और इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। चलिए दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लग रहा था। दीर्घ स्वर में जितना ह्रस्व स्वर में समय लगता है उसका डबल यहाँ पे लगता है। देखिए, और यहाँ पे मूल रूप से 3 होते हैं और कुल संख्या इनकी कितनी है? 7 है। दीर्घ स्वर मूल रूप से 3 होते हैं और कुल संख्या 7 होती है और इनके उच्चारण में कितना समय लगेगा? मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। देखिए, मूल रूप से कितने होते हैं? 3 और कुल कितने होते हैं? 7। तो मूल संख्या, मूल वर्ण देख लेते हैं। मूल में आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी और बड़ा ऊ आ जाएगा। कुल संख्या देख लेते हैं। देखिए, कुल संख्या में ये 3 तो आएंगे ही आएंगे, 4 अन्य भी आ जाएंगे, जैसे आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ और यहाँ पे औ। जैसे बोल देते ना औ से औरत, तो वो वाला है ये। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं संयुक्त स्वर। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे दे देगा आपको, बड़ी दे दी, पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा दीर्घ स्वर है और स्टार्टिंग के ह्रस्व स्वर के चारों एग्जाम्पल ले लेगा या 3 उठा लेगा वहाँ से और यहाँ से ये ले लेगा और यहाँ से पूछ लेगा कि बताइए इन चारों में से दीर्घ स्वर कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखिए, संयुक्त स्वर जो स्वर वर्ण होते हैं 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। बस इतना याद रखिएगा, 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। दो स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 4 है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। देखिए, ये चारों दीर्घ स्वर में भी आएंगे और संयुक्त स्वर में भी आएंगे।
इन चारों को संधि में हम अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि संयुक्त स्वर 4 होते हैं, इन्हीं को दीर्घ स्वर भी बोलते हैं क्योंकि ये दीर्घ स्वर में भी काउंट होते हैं। उच्चारण के आधार पर संयुक्त स्वर वर्णों को दीर्घ स्वर वर्ण में गिना जाता है, जैसे यहाँ पे नोट्स में भी हमने मेंशन कर दिया है। चलिए अब देखते हैं प्लुप्त स्वर क्या होता है। प्लुप्त स्वर उन स्वर वर्णों को बोलते हैं जिन स्वर्ण वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगता है उच्चारण में। जैसे अगर दुगना समय लग रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में तो उसको बोलेंगे दीर्घ स्वर, और जिन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर्ण वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लग रहा है तो उनको बोलते हैं प्लुप्त स्वर। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा है प्लुप्त स्वर में, देखिए प्लुप्त स्वर में सिर्फ एक ही स्वर वर्ण आता है और उसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। यहाँ पे देखिए ओम, जब आप बोलोगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा ओम, तो इस तरीके से, तो इसमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लग रहा है, मतलब 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुप्त स्वर को बोलने में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्वर वर्ण कंप्लीट हो गए। हमने स्वर वर्ण को टोटल कितने टाइप में समझाया आपको, देखिए ह्रस्व स्वर बताए, दीर्घ स्वर बताए, संयुक्त स्वर बताए और प्लुप्त स्वर बताए। डायरेक्ट वो पूछ रहेगा आपसे कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। देखिए व्यंजन होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं जिन वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनका जो अस्तित्व होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, इनके साथ में स्वर वर्ण जुड़े रहते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ में स्वर वर्ण जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको वर्णों को बोलते हैं कि इनका जो अस्तित्व होता है वो स्वतंत्र नहीं होता। जैसे स्वर वर्णों का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, इस प्रकार व्यंजन का नहीं होता, क्योंकि ये स्वर वर्ण की सहायता से ही मिलकर बनते हैं जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं। चलिए देखते हैं जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की मदद से ही बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है, ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33 और कुल संख्या 38 होती है। देखिए व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, 33 और कुल संख्या 38 होती है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं। चलिए इनको भी हम कुछ टाइप में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम टाइप लेते हैं स्पर्श व्यंजन। चलिए स्पर्श व्यंजन देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का प्रयोग होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 16 और कुल संख्या 25 होती है। देखिए स्पर्श व्यंजनों की मूल संख्या कितनी होती है, 16, और कुल कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25। देखिए इनको हम 5 वर्गों में देखते हैं, क वर्ग,
चे वर्ग, पे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। देखिए आप सब पढ़ते आए हैं बचपन से ही, के, खे, गे, गे, चे, छे, जे, 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 चे, छे, जे, जे, अंगे, टे, ठे, डे, ढे, जो ढक्कन में यूज होता है, डे, डे, और ये ने, ते, थे, दे, धे, ने। 5 वर्ग कौन सा है? पे, फे, बे, भे, में। ये 5 वर्ग होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्ग कंठ से बोला जाता है, दूसरा वर्ग तालु से, तीसरा वर्ग मूर्धा से। अभी आपको समझाएंगे कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है। और दंत तो आप समझते ही होंगे, जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उनको। देखिए ओष्ठ, ओष्ठ मतलब जो वर्ण होठों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पे हमने 5 वर्गों में इसको डिवाइड किया है, क वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। आप सभी को ये पता होना चाहिए क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च में कौन से आते हैं, टे में कौन से आते हैं। 5 वर्ग के वर्ण पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि च वर्ग को किसकी सहायता से बोला जाता है, तो च वर्ग को तालु की सहायता से बोला जाता है। देखिए जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये 16 जो है, इन्हीं को हम मूल स्पर्श व्यंजन बोल रहे हैं। बाकी ये सब भी अगर मिला दिए जाए तो टोटल 25 हो जाएंगे। तो कुल 25 होते हैं। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें, तो टोटल 25 है और कुल मतलब मूल 16 है। तो च वर्ग में क्या आता है? च, छे, जे, जे, ने, यंगे, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। देखो ये कंठ की सहायता से बोला जाता है, ये तालु की सहायता से च वर्ग, और टे वर्ग मूर्धा की सहायता से, और ते वर्ग दंत की सहायता से। देखिए ते इसमें भी आ रहा है ते वर्ग, और दंत में भी लास्ट में ते आता है। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना, हम बता रहे हैं, इसकी ट्रिक बताएगी आप कैसे याद करोगे इसको। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कंठ क्या होता है। देखिए हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी कुछ इस तरीके से बना होता है। ये यहाँ पे हमारी जीभ है, और ये गले का पार्ट है, और ये दांत समझ लीजिए। और ये हमारे होठ हैं। ये ऐसे आदमी की खोपड़ी बनी हुई है। देखिए ये जो हमारे जीभ के ऊपर आगे की तरफ का भाग होता है, इसको बोलते हैं मूर्धा। और ये हल्का सा यहाँ पे पीछे पहुँच जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तालु। ये क्या है यहाँ पे? तालु। और ये लास्ट में आ जाओ यहाँ पे क्या है? कंठ। और ये जीभ है, सबको पता है, और ये दंत, और ये यहाँ पे होठ। होठ भी सबको पता है, दंत भी सबको पता है, ठीक है, कंठ भी पता है। देखो मूर्धा में और तालु में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जो हमारे ऊपर की ये छत होती है, ये वाली, ये
मुंह के अंदर की, तो आगे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं मूर्धा। और ये हल्का सा पीछे चले जाओ, यहाँ पे क्या होता है, तालु। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों स्थान आप समझ गए होंगे कि कौन सा मूर्धा है, कौन सा तालु है और कौन सा कंठ है। और इनकी सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं इनको आप अच्छे से याद कर लेना। देखिए, क वर्ग कंठ से बोला जाता है, और च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से, और त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि होठों से बोला जाता है। एक यहाँ पे हमने नोट बताया है कि इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दूसरे टाइप देखते हैं व्यंजन की। चलिए दूसरी टाइप देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मतलब सांस अंदर की ओर ली जाए, मतलब खींची जाए, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो टोटल अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या है, रुक जाइए। तो टोटल अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, सांस अंदर की ओर ली जाती है। इनकी कुल संख्या होती है 4। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये, रे, ले, वे। ये चारों क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ पे ये और वे को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए अर्ध स्वर कौन सा है, तो ये और वे अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर का मतलब होता है जो ध्वनि कभी स्वर के रूप में यूज होगी, कभी व्यंजन के रूप में। चलिए आगे की टाइप देखते हैं। तीसरी टाइप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे रे के बारे में जान लेते हैं और ले के। रे को लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, और ले को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। देखिए, लुंठित क्या होता है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श हो। जब आप रे को बोलोगे तो रे बोलते वक्त जो आपकी जीभ होगी वो तालु से लुढ़क कर जाएगी, रे। देखिए बोली रे। इसी प्रकार ले को पार्श्विक वर्ण भी बोलते हैं, और इसके उच्चारण में क्या होगा, हवा जीभ के बगल से निकल जाएगी। देखिए ले जब आप बोलोगे तो हवा जीभ के बगल से निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी टाइप स्टार्ट करते हैं व्यंजन की। देखिए तीसरी टाइप है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, देखिए समझते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में एक तरीके की एनर्जी, गर्मी उत्पन्न हो जाए, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 4 है। कुल संख्या कितनी है, 4 है। देखिए कौन कौन से होते हैं, तीनों सह होते हैं और है, ये चारों क्या होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में एक तरीके की गर्मी उत्पन्न हो जाती है शरीर में। जब आप इनको बोलोगे तो एनर्जी फील करोगे कि हाँ कुछ शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार चौथी टाइप हमारे पास में है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की पहचान कैसे होती है, देखिए
संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? ये भी 4 होते हैं। देखिए, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। यहाँ पे देखिए कौन से दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे अक्षय की बात की जाए तो यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं अक्षय, और त्रय त्रय तय और रे से मिलकर बना है। ज्ञ ये जैसे और अंग्य से, और श्रेय से और रे से मिलकर बना है। देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कै आधा है। देखो ये हलंत शब्द है, ये हलंत चिन्ह है। ये जो होता है हलंत चिन्ह बोलते हैं इसको, हलंत चिन्ह। जिन व्यंजन के नीचे ये लग जाए तो समझ लेना वो पूरा नहीं है, वो आधा है। तो यहाँ पे कै आधा है, और यहाँ पे से पूरा है, तय आधा है, रे पूरा है, जे आधा है, और अंगे पूरा है। देखिए यहाँ पे देखिए से आधा है और रे पूरा है। तो यहाँ पे ये चारों दो व्यंजन वर्णों की सहायता से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन संघर्षी व्यंजन समझ में आ गया और संयुक्त व्यंजन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की। देखिए फिफ्थ टाइप का जो व्यंजन होता है उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। यहाँ पे क्या है, आधा वै लगा हुआ है जो इस तरीके से बना होता है। तो इसका मतलब क्या है, दे और वै, दे पूरा वै आधा, द्विगुण व्यंजन है ये। चलिए द्विगुण व्यंजन को समझते हैं। द्विगुण व्यंजन होता क्या है? द्विगुण व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। मतलब इनकी संख्या कुल 2 है और ये दोनों व्यंजन 2 गुण रखते हैं। मतलब देखिए जैसे यहाँ पे डे और ढे, ये दोनों द्विगुण व्यंजन है। देखिए सिंपल हमने पढ़ा है डे, और एक ये हो गया हमारे पास में बिंदी लग गई तो इससे इसमें थोड़ी सी अकड़ आ गई। यहाँ पे भी देखिए ढे, तो जो ये दोनों है ये थोड़ा अकड़ सी आ जाती है जब हम बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। देखिए जैसे बढ़ई, ये क्या है बढ़ई, और यहाँ पे ढक्कन। तो यहाँ पे इजीली बोला गया ढक्कन और यहाँ पे बढ़ई। तो देखिए इसको, इसका जब उच्चारण हो रहा है किस तरीके की साउंड निकल रही है। ऐसे यहाँ पे डलिया, और यहाँ पे देखिए सड़क, सड़क। तो एकदम मोटी सी साउंड हो रही है, ऐसी साउंड हो रही है अकड़ सी आ गई इन दोनों शब्दों के कारण। तो इनमें 2 गुण होते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मली साउंड दे रहा है डलिया, यहाँ पे सड़क, यहाँ पे बढ़ई, यहाँ पे ढक्कन। तो टोटल द्विगुण कितने होते हैं? 2 होते हैं। देख लीजिए अच्छे से। अब देखते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आगत व्यंजन और निर्मित व्यंजन आदि नामों से जाना जाता है। चलिए अब हम समझते हैं वैदिक व्यंजन। छठा हमारा है वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन क्या होता है? जो व्यंजन वर्ण वेदों तक ही सीमित रह गया उसे
वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। और ये कुछ इस तरीके से बना होता है, इसको बोलते हैं वैदिक व्यंजन। आज भी इस वर्ण का यूज मराठी भाषा में किया जा रहा है, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा में किया जाता है इस वर्ण का यूज। और इसको लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, लुंठित डे, इसको लुंठित डे बोलते हैं, लुंठित डे। मराठी भाषा में इसका यूज़ किया जा रहा है अभी। देखिए यहाँ पे हमारे व्यंजन पूरे हो गए हैं। हमने आपको स्वर समझा दिए। स्वर में आपको हमने 4 टाइप बताई थी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुप्त स्वर। हमने व्यंजन में आपको 6 बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमेय संघर्षी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दीर्घुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन। ठीक है, 6 टाइप के व्यंजन बताए हैं और 4 टाइप के स्वर बताए हैं, उनकी संख्याएं बताई है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा समझते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि हिंदी में फारसी भाषा के कितने वर्ण हैं। हिंदी में फारसी भाषा के, हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं और तुर्की भाषा के 2, अंग्रेजी भाषा के 1 वर्ण है। देखिए 5 वर्ण कौन कौन से हैं फारसी भाषा के? कै, खे, गे, जे और फे। ऐसे ही तुर्की भाषा के जो हमने द्विगुण व्यंजन पढ़े हैं उन्हीं को तुर्की भाषा के वर्ण भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का सिर्फ एक ही है। चलिए अब वायु संवेग के आधार पर वर्णों के टाइप समझते हैं हम, जैसे कि चलिए देखते हैं वायु संवेग के आधार पर वर्ण व्यंजन। वायु संवेग के आधार पर वर्ण व्यंजन। देखिए कितने होते हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है कि अल्प प्राण महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से समझिए। देखिए वायु संवेग के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में हवा धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उनको अल्प प्राण कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है देख लेते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का हमने आपको 5 वर्ग बताए थे, कौन कौन से? कै, चट, तप। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। जैसे पहले वर्ग में कै में क्या आता है? कै, खे को छोड़ देंगे, तीसरा लेंगे गे और 5वां वर्ण क्या है? डे। ऐसे ही च वर्ग का च, छ को छोड़ देंगे, जे लेंगे और अंगे। इसी प्रकार ट वर्ग का ट, टे, डे, अने
ऐसे ही तय वर्ग का तय, द और न। देखिए 5 वर्ग रह गया, प, ब और मैं। ये प्रत्येक वर्ग के पहले और तीसरे और 5वें वर्ण हैं और इनमें सभी अंतस्थ व्यंजन जोड़ दो। अभी हमने ऊपर पढ़ा है अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले और वे, ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है और सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अल्प प्राण के बाद में देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा तेजी से अंदर ली जाए अथवा तेजी से ही छोड़ी जाए उनको महाप्राण बोलते हैं। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का। यहाँ पे देखिए जो शेष रह गए, दूसरा और चौथा शेष रह गया, तो ये क्या हुए, महाप्राण। तो दूसरा और चौथा वर्ग वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। अब देखिए सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है, जैसे पहले वर्ग का ख, घ, दूसरे वर्ग का छ, झ, तीसरे का ढ और ड, इसी प्रकार चौथे वर्ग का थ, ध, 5वें का हो जाएगा फ और भ। इसके अलावा सभी ऊष्म को ही संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण में आएंगे। उसमें संघर्षी व्यंजन में हमने आपको बताया था तीनों से आएंगे और है भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो ये चारों क्या कहलाएंगे, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। तो सभी ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएंगे। नोट करके लिख लेना जैसे नोट्स में दिया गया है यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ण जो स्वर वर्ण है ना तो अल्प प्राण होते और ना ही महाप्राण होते। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं तारत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण। देखिए तारत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण। तारत्व का अर्थ होता है प्रकंपन। वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण होते हैं और तारत्व के आधार पर तारत्व के आधार पर भी 2 टाइप बनती है। जैसे तारत्व का मतलब होता है प्रकंपन, प्रकंपन मतलब कांपना या लहर उत्पन्न होना, प्रकंपन बोलते हैं। देखिए ये टोटल 2 होते हैं तारत्व के आधार पर भी। जैसे घोष, घोष को ही क्या बोलते हैं, सघोष। घोष या सघोष वर्ण। और दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो सबसे पहले समझते हैं घोष या सघोष वर्ण। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से सभी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम ले लो सब में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छे से समझना, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। देखिए घोष या सघोष वर्ण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व बोल दो या प्रकंपन बोल दो, जिससे कंपन या लहर उत्पन्न हो उसको तारत्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन भी दी है कि घोष या सघोष किसको बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन हो उसे घोष या सघोष कहते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ग का
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? घोष या सघोष कहलाएगा। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का। पहले वर्ग का, जैसे क वर्ग का ग, घ। दूसरे वर्ग का, ऐसे ही तीसरे वर्ग का देख लो। पांचवें वर्ग में आ जाएंगे ब, प और मैं। ये सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? घोष या सघोष। और इनके साथ में अगर हम अंतस्थ व्यंजन भी जोड़ दें, वे भी घोष या सघोष ही कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन में हमने देखे हैं ये, र, ल और व। इनमें है भी जुड़ जाएगा, तो ये पांचों भी घोष या सघोष वर्ण कहलाएंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग वर्ण क्या कहलाएगा? घोष या सघोष। और सभी अंतस्थ व्यंजन और है भी इसी में जोड़ दीजिए, तो क्या कहलाएंगे? ये घोष या सघोष। अब देखते हैं अघोष वर्ण। देखिए, इधर लिखा हुआ भी है कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और है घोष या सघोष माने जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, है वर्ण को संस्कृत में अघोष, जबकि हिंदी में घोष या सघोष मानते हैं। ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं। जितने भी स्वर हमने आपको समझाए हैं, जितने भी वोवेल्स समझाए हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे? घोष वर्ण कहलाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब समझते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होते हैं? घोष या सघोष में क्या हो रही थी? कंपन उत्पन्न हो रही थी। अघोष में क्या होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या परकंपन पैदा नहीं होती है, मतलब यहाँ पे कंपन नहीं होगी, परकंपन या कंपन नहीं होगी, परकंपन नहीं होगी यहाँ पे, तो उन वर्णों को अघोष कहेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। जैसे इधर दिए हैं कैक है, चेच है और टेट है, तैत है, पैफ है। पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। और उनमें अगर हम प्रत्येक उसमें व्यंजन भी जोड़ दें, उस व्यंजन में हमें है को छोड़ना है को हटाकर से, तीनों से भी किस में आएंगे? अघोष में आएंगे, है नहीं आएगा। ये भी वैसे उस व्यंजन होता है, लेकिन इसको अघोष नहीं माना जाता। इसको हिंदी भाषा में घोष या सघोष माना जाता है, संस्कृत भाषा में अघोष माना जाता है। नोट्स में हमने दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी अच्छी समझ में आ गया होगा। देखिए, नोट में कुछ और चीज़ें दी गई है, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। इस बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये अगर दो बिंदी लास्ट में आ जाए, इसको बोलते हैं विसर्ग। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इसको अनुस्वार और विसर्ग को न तो व्यंजन माना जाता है और ना ही स्वर माना जाता है। इन्हें अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह या नपुंसक वर्ण। पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्ट कि अयोगवाह कौन सा वर्ण है? अयोगवाह या नपुंसक वर्ण, इन दोनों को, इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको विसर्ग। देखें, डायरेक्ट हमने इसको याद करने की ट्रिक बनाई है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो अब तक जितना पढ़ा है व्यंजन वो सब याद हो जाएगा।
उष्म व्यंजन हो, अल्प प्राण हो, महाप्राण हो। देखिए अच्छे से समझते हैं। देखिए ये डायरेक्ट ट्रिक है इसको याद करने की। इधर लिखते हैं अघोष और महाप्राण, इधर सघोष यघोष, यहाँ पे अल्प प्राण। देखिए अघोष में हमने आपको क्या बताया था, पहला और दूसरा। महाप्राण में क्या बताया था, दूसरा और चौथा। देखिए यहाँ पे डबल हो रहा है, 12 दूनी 24। अघोष का जस्ट उल्टा महाप्राण, यानी कि अघोष में अगर पहला दूसरा वर्ण होगा तो यहाँ पे 12 दूनी 24, 24 का मतलब दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। अब इधर जो शेष बचे, जैसे यहाँ पे शेष क्या बचा, 1 और 2 आ गया, तो यहाँ पे 3 4 और 5, ये क्या कहलाएगा, घोष या सघोष। ऐसे ही अल्प प्राण देखते हैं। महाप्राण हमने समझ लिया है, 2 4 किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। जो शेष बचे पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, सभी अंत्यस्थ व्यंजन, घोष में सभी अंत्यस्थ व्यंजन भी आए थे और हमने इसमें है को भी जोड़ दिया था, जबकि अंत्यस्थ व्यंजन में है नहीं आता, लेकिन ये घोष या सघोष में आता है इसलिए। और सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण भी क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष कहलाते हैं। अल्प प्राण देखते हैं, अल्प प्राण में सभी अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे। आपको पता है अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यह रह हुए। महाप्राण देखिए, सभी उष्म व्यंजन, अघोष में उष्म व्यंजन, लेकिन है नहीं आएगा, है को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, देखिए अघोष याद रखिएगा और महाप्राण याद रखिएगा। अघोष में क्या हो रहा है, 12 और यहाँ पे महाप्राण में 24। तो अघोष में पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाएगा प्रत्येक वर्ग का। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग, 12 के डबल 24, दूसरा और चौथा वर्ग वर्ण प्रत्येक वर्ग का महाप्राण कहलाएगा। अल्पप्राण में जो 24 का शेष बचा, 1 3 और 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा और पहला वर्ण अल्पप्राण कहलाएगा। यहाँ पे देखिए अल्पप्राण में सभी अंत्यस्थ व्यंजन और महाप्राण में सभी उष्म व्यंजन। इसी प्रकार घोष या सघोष में सभी अंत्यस्थ व्यंजन है भी जुड़ जाएगा, अघोष में सभी उष्म व्यंजन, लेकिन है इसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से कंपेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी इधर भी उष्म आया है, इधर भी अंत्यस्थ आया है, इधर भी, और सभी स्वर वर्ण किस में आए हैं, घोष या सघोष में। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जितने भी हमने वर्ग पढ़े हैं उनको भी याद करने की हम ट्रिक बता दें आपको। जैसे कंठ, तामू, दव, सिर्फ ये 3 शब्द आप याद रखिएगा, कंठ, तामू, दव। कंठ का मतलब आप समझ रहे होंगे, कै वर्ग, और यहाँ ता से मतलब च वर्ग, और मुँह से टे वर्ग, दे से ते, ओ से पे। तो यहाँ से क्या समझे कि कै वर्ग कंठ से बोला जाता है, छ वर्ग तालु से, और टे वर्ग मूर्धा से, ते वर्ग दंत से, पे वर्ग ओष्ठ से। तो सिर्फ आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं,
कंठ तामु दव, कंठ का मतलब कै वर्ग, तय मतलब तालु से च वर्ग, कै चट तप। इसको भी आप सीक्वेंस में ऐसे याद रखिएगा और उसको भी ऐसे याद रखिएगा। कंठ तामु दव, कै चट तप, कंठ कै वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से तय वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, ओ से मतलब ओष्ठ, होठों से पै वर्ग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से ट्रिक समझ में आई होगी। बाकी आप इधर नोट्स में देख लीजिएगा, कुछ और वर्ड इसमें ऐड किए हैं, जैसे ए वर्ण है वर्ण है, ये भी कंठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार इसकी और ट्रिक बनाई है यक्षासी। यक्षासी मतलब ये और ये, अज्ञ से और बड़ी। इसी प्रकार यहाँ पे इधर देखिए ट्रिक में लिरी लस भी लिखा हुआ है, लिरी लस, यानी कि लिरी, ले और से, ये सब दंत से बोले जाते हैं, और ये यक्षासी तालु से बोले जाते हैं। और यहाँ पे मूर्धा से क्या बोले जाते हैं, रीस सठ। री सठ का मतलब रे, री और से, ये टे वर्ग है, टे वर्ग के हैं, मतलब मूर्धा से बोले जाएंगे। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत और ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। जो वर्ण दांतों की सहायता से और होठों की सहायता से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं दंतोष्ठ। सिर्फ एक ही वर्ण है, वो है वै। वै को जब आप बोलोगे तो आप इसमें दंत का भी यूज़ होगा, दांतों का भी यूज़ होगा और होठों का भी यूज़ होगा। बिना इनमें से किसी एक की भी बिना सहायता के आप वै को नहीं बोल पाओगे। तो वै को बोलने के लिए दंतोष्ठ का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और होठ, ओ और औ, ये दोनों बोलते हैं कंठोष्ठ से। कंठ और तालु से देखिए, कंठ और तालु से ए और ए, ये दोनों बोलते हैं। दंत और मूर्धा से त्रै। देखिए दंत का भी यूज होगा इसमें और मूर्धा का भी यूज होगा त्रै बोलने में, त्रै। नासिका वर्ण भी पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्ट। तो नासिका वर्ण में कौन कौन से आते हैं, जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण हैं। जैसे ये बताए थे आपको, अंगे, नय, ने, में, ये सब क्या है, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण नासिका कहलाते हैं। अंग्रेजी वर्ण का यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ण है, मतलब अर्धचंद्र बिंदी वाले वर्ण को अंग्रेजी वर्ण कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी वर्ण का एक ही वर्ण है, ऐसे यहाँ पे अर्धचंद्र बिंदी है। देखिए आदि चंद्र बिंदु पूरी ऐसे बनती है। निरनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, देखिए निरनुनासिक बोल सकते हैं मौखिक स्वर, निरनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जैसे ए, आ, ई। तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलेगी, इसलिए इनको निरनुनासिक या मौखिक स्वर भी बोलते हैं। बाकी इसको अच्छे से ट्रिक को इधर भी समझाया गया है, कंठ तामु दव वाली ट्रिक को आप अच्छे से समझ के क्वेश्चन जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर में सभी एग्जाम में ज़रूर लगाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि वर्णमाला से कितने क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, यही सब क्वेश्चन आते हैं, आप देखना। देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे इधर हमने लिखा है उच्चारण स्थान, जो अब तक समझा दिया उसी को हमने इस पेज में सब कुछ दे दिया। जैसे यहाँ पे लिखा उच्चारण स्थान और वर्ण, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान की सहायता से बोला जाएगा, आप इनको भी अच्छे से देख लेना।
ये सब हम पढ़ चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको एक पेज पर लिख दिया है अच्छे से। सभी को अच्छे से देख लेना। एक तरीके से शॉर्ट नोट के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से लेक्चर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।